उसमें से कई जितनी जातियों की गणना हुई है उसमें कई जाति ऐसे हैं जो वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा सही आंकड़ा नहीं आ रहा है। अब सवाल है, इसके लिए तो हम लोग प्रमाण तो कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास जो प्रमाण था हमने दिया। अब इससे आप समझें कि आखिर इसकी स्थिति क्या है। जिस समय जातीय जनगणना हो रही थी उस समय जिस 2 चरण में, एक पहले चरण में जो है घर का लिया जा रहा था कि जितने घर हैं उनका आंकड़ा लिया जाए, उसके बाद फिर जातीय जनगणना। मैं तो ये देखा कि हमारे घर पर कोई पूछने नहीं जी। पिछड़े समाज और अति पिछड़े समाज में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, अब जिनका कहना ये था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिसकी जितनी जाति होगी, जनसंख्या भारी होगी, उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। तो ये तो समय आ गया भागीदारी देने का आना। अब ये तय है कि अति पिछड़ा समाज का ही मुख्यमंत्री होगा इस बार। और आपको बता दूं, जो समर्थन नहीं करेगा अति पिछड़ा समाज भी अब उसकी, जो आपने कहा, पालकी ढोने वाला नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिना देरी के हमारे बगल में बैठे हुए हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। नाम से ही आपको पता होगा कि किस समाज से आते हैं, जिस समाज की खूब चर्चा चल रही है, जिस समाज के प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की चर्चा चल रही है। और ये चर्चा चल रही है कि आखिर आज़ादी के 7 दशक से अधिक हो गए, उसके बाद भी जो समाज सबसे अधिक जनसंख्या में है, सबसे अधिक जिसकी भागीदारी है, कहा तो ये जाता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी नहीं मिली है। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तब खोजने लगे और भी जब जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ। इस सार्वजनिक रिपोर्ट में बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई जिसको कहीं ना कहीं अब पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस पर क्या होगा, इस विषय की चर्चा शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई, उसमें अति पिछड़ा समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट भी किया। अब हम विद्यापति चंद्रवंशी जी से, जो कि अपनी एक पार्टी चलाते हैं, कल ही आपने सुना होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने यह बात कही थी कि आखिर इनको पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। निश्चित रूप से इसलिए पड़ी कि इनके समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। अब आगे इनकी बातें हम सुनेंगे कि आखिर सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट पर इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने समय दिया। जो आई है अभी रिपोर्ट जातीय गणना की, उस रिपोर्ट में सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, ऐसे तो यदि कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि जिस समय जातीय जनगणना हो रही थी उस समय जिस 2 चरण में, एक पहले चरण में जो है घर का लिया जा रहा था कि जितने घर हैं उनका आंकड़ा लिया जाए, उसके बाद फिर जातीय जनगणना। मैं तो ये देखा कि हमारे घर पर कोई पूछने ही नहीं आया तो ये तो एक प्रमाण है मेरे पास। और दूसरा यह है कि नहीं पूछने आया अति पिछड़ा समाज के घर पर यदि, तो भी हमारी जो संख्या निकल करके आई वो संख्या 36% जो संख्या है, ये बता रहा है कि बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, ये कितना महत्व रखता है, इस बात को बता रहा है। अब सवाल है कि जो जितने भी ये जनगणना हुए हैं उसमें से कई जितनी जातियों की जनगणना हुई है उसमें कई जाति ऐसे हैं जो वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा सही आंकड़ा नहीं आ रहा है। अब सवाल है, इसके लिए तो हम लोग प्रमाण तो कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास जो प्रमाण था हमने दिया। अब इससे आप समझें कि आखिर इसकी स्थिति क्या है। सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय से आपका समाज जो है, और खास करके आप लोग दूसरे की पालकी ढो रहे हैं। कभी आपने कांग्रेस की पालकी ढोई, उसने भी जो प्रतिनिधित्व चाहिए नहीं दिया। पिछले 33 वर्षों से आप पिछड़े समाज की पालकी ढो रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद की पालकी हो या फिर नीतीश कुमार की पालकी हो। क्या लगता है कि इन आंकड़ों के आने के बाद अब पालकी अपने लिए ढोएंगे या फिर इनको पालकी से उतारेंगे? देखा जाए, ऐसा दरअसल यह है कि आप इस बातों को गौर कीजिए कि जब हम लोग पिछड़े, अति पिछड़े समाज, जो अति पिछड़ा समाज आज है, उस समय जब जिस समय देश का संविधान बन रहा था, उस समय जिनको अनुसूचित जाति में रखा गया
बाबा साहब ने रखा, और जिन्हें नहीं रखा वो अति पिछड़ा समाज है जी। तो बाबा साहब ने एक ही आधार लिया कि जिनका छुआछूत जिसका माना जाता है, जिस जाति का, उसको अनुसूची में डाला गया। और जो जनजातीय थी, जो जंगलों में रहती थी जो जातियां, उसको अनुसूची में डाला गया। जबकि अगर आप देखिएगा तो जिस आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया हुई संविधान में, उस आधार पर आप देखेंगे तो जो ये अति पिछड़ा समाज है उस समय शैक्षणिक रूप से भी उतना ही पीछे था, आर्थिक रूप से भी उतना पीछे था, और सामाजिक स्तर पर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इन सबों के रहते हुए भी उस समय बाबा साहब के नज़र से ये समाज छूट गया। अब सवाल यह उठता है कि ये समाज ने जो गुलामी के पहले जो देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, उससे पहले जो इनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा था, उससे अगर कहा जाए तो उससे ज्यादा भी खराब दुर्व्यवहार जो उनके साथ हुआ, ये अति पिछड़ा समाज के साथ, ये तब हुआ जब जिसको हम नए सामंती कहें, नव सामंत जो नव सामंत के लोगों ने इसके साथ जो व्यवहार किया, पहले तो लालू जी के समय ये जो है सपोर्ट किया अति पिछड़ा समाज, लेकिन नव सामंत ने जो इनके साथ व्यवहार किया, ये जातियां, ये समाज, अति पिछड़ा समाज इनके साथ से टूट गया। मैं एक आंकड़ा देख रहा था चंद्रवंशी जी, उन आंकड़ों में 1931 में एक आंकड़ा आया था, एक सर्वे रिपोर्ट आया था जो अंग्रेजों ने करवाया था। 92 साल के बाद जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमने उन आंकड़ों के हिसाब से जो अति पिछड़ा समाज है जिसकी आप पैरोकारी करते हैं, जिस समाज से आप आते भी हैं, उस समाज का तब 32% था, अब 36% है। बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अन्य जो जातियां हैं जिनका 19% था वो 27% हो गए। हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो कमी रह गई है, जो अति पिछड़ा समाज को और अन्य वर्गों को पिछड़ा समाज ने उनका अधिकार, हक हुकूक नहीं दिया है, उसके कारण इनकी जनसंख्या या इनकी आबादी में कमी आई है, या फिर उन्होंने अपने समाज के लिए ज़्यादा प्रतिनिधित्व देकर के ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने का काम किया है? क्योंकि यह अंतर करीब 8% का है। देखिए, 32% में 4% की वृद्धि जरूर अति पिछड़ा समाज की हुई है, इससे इनकार नहीं किया जाता है, जैसा आंकड़ा बता रहा है। अब सवाल है 19% से 27%, 8% की जो ये वृद्धि है, ये इस विषय पर तो मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं पिछड़े समाज और अति पिछड़े समाज में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, अब जिनका कहना ये था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिसकी जितनी जाति होगी, जनसंख्या भारी होगी, उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। तो ये तो समय आ गया भागीदारी देने का। तो अब देखने का विषय ये रह गया है कि ये भागीदारी हम लोगों को मिलता है या हम लोग को लड़ के लेना है, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि ये भागीदारी हमको कतई ये नव जो सामंती समाज है ये देने वाला नहीं है। और ये बात निश्चित तौर पर यदि आज 36% आबादी अति पिछड़े की है तो क्या उसकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? उसका मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? सॉरी। तो मेरा ये कहना है कि इन सभी बातों को आप देखिए तो ये अति पिछड़ा समाज अब इस मूड के संघर्ष के मूड में आया है और अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। और उसका कहना है कि झुंझुने के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उप मुख्यमंत्री दिया था, तो क्या नीतीश जी ने कभी बनाया अति पिछड़ा समाज को? कई वो मंत्री बनाए क्या? इसलिए अति पिछड़ा समाज को हमने कहा है कि तुमको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये आंकड़ा अब खुल के सामने आया 36% का, तो अब दे, केवल बोलने से तो होगा नहीं। चंद्रवंशी जी, आप इस लड़ाई को लड़ने का एक रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। आपने एक पार्टी बनाई है जिस पार्टी को लेकर के अक्सर हमारे यहाँ भी खबरें चलती रहती हैं। आप कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, निदान यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, अपने समाज को जागृत कर रहे हैं, महिलाओं की भारी संख्या आपके साथ जुड़ गई है। आपको क्या लगता है कि अब जो लड़ाई शुरू हो गई है इस संख्या के आने के बाद, इस लड़ाई में अति पिछड़ा समाज जो है एकजुट होकर के और बाकी के जो वंचित समाज हैं उनको साथ लेकर के क्या एक नए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेगा? देखिए,
ऐसा है कि अति पिछड़ा समाज अभी सबसे भारी जाति की संख्या में अगर देखा जाए तो एक मुस्त रूप में अगर अति पिछड़ा वर्ग है तो ये सबसे भारी संख्या में है जी। अब तो अति पिछड़ा समाज को जो समर्थन नहीं करेगा जी, आना, अब ये तय है कि अति पिछड़ा समाज का ही मुख्यमंत्री होगा इस बार जी। और आपको बता दूं, जो समर्थन नहीं करेगा अति पिछड़ा समाज भी अब उसकी जो आपने कहा पालकी ढोने वाला जी। नहीं है, इसलिए अति पिछड़ा समाज अब संघर्ष के लिए तैयार है। अब देखिए महिलाओं की बात, अभी 33% आरक्षण की बात हुई, महिलाओं को 33% आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन आप इस चीज को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो अति पिछड़ा की समाज की महिलाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में गारंटेड हो? इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत जो है सो हो, क्योंकि आपको कहीं न कहीं मंशा ये है कि 24% जो पूर्व में अनुसूचित जाति को मिला हुआ है आरक्षण, 131 एमपी अभी बैठे हुए हैं, तो 131 एमपी से काट के आप महिला को नहीं न बैठा दीजिएगा, आपको तो ये उसके अलावे जो 33% है उसमें आप टोटल नंबर में से 33% निकाल करके तब उसके बाद उसमें से देना होगा, आरक्षण में आरक्षण देना होगा। तो आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। अनुसूचित जाति की जो पूर्व से आरक्षण प्राप्त है उसके अलावे आप अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को आपको आरक्षण देना होगा। इन सब विषयों पर हम लोगों ने संघर्ष किया और 27 अक्टूबर को हम लोगों का महिलाओं का एक बड़ा प्रदर्शन पटना में होने जा रहा है। चंद्र सिंह जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा और यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खास करके उस अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए, अलग अलग जातियों के लिए, क्योंकि इन जातियों का वर्गीकरण जो हुआ है इसमें से बहुत सारे लोगों को तो मिला ही कुछ नहीं है। एक रोहिणी आयोग का रिपोर्ट भी मैं देख रहा था जिसमें से 994 में 9 जातियाँ ऐसी हैं, मात्र उन्हीं को प्रतिनिधित्व मिला है और उन्हीं को सारा फायदा मिला है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं और इसके आधार पर अगर आपको अपने समाज के लोगों को एक शब्द में ये कहना हो कि अति पिछड़ा समाज एकजुट कैसे हो, तो आप क्या कहेंगे? अति पिछड़ा समाज जो आज वंचित रहा है, चाहे राजनीति में पिछड़ा रहा है या सामाजिक स्तर पर या नौकरी में, कहीं भी, उन्हें इस बार एकजुट होके आम जनता पार्टी राष्ट्र को जब अपना मतदान करेंगे तो ये लड़ाई वो जीतेंगे। अगर नहीं करेंगे, बट के करेंगे, तो वो लड़ाई वो नहीं जीतेंगे। जिंदगी भर संघर्ष इसी तरह होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बातों को रखा और जिस तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं इस जातीय आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद, हमने आपको बताया कि एक बड़ा विस्फोट नज़र आ रहा है और लगातार इस आंकड़ों को लेकर के अब अपनी अधिकार की मांग शुरू हो चुकी है। जो समाज पालकी ढो रहा था दूसरे की, आज उसे पता चल गया है कि वो उस स्थिति में आ गया है जहां वो पालकी ढोने की नहीं बल्कि पालकी पर बैठने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़े आगे कौन कौन सा गुल खिलाते हैं, क्या कुछ सामने आता है, अभी और बहुत सारे इस आंकड़े में आने बाकी हैं, जिसमें आर्थिक आंकड़ा आएगा, शैक्षणिक आंकड़ा आएगा, रोजगार के आंकड़े आएंगे, पलायन के आंकड़े आएंगे। इन सारे आंकड़ों को जब एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो ये समझ में आएगा कि बिहार में आखिर पिछड़ेपन का कारण क्या है, अति पिछड़ा हुआ है, क्या यही तो नहीं कारण है जिसके चलते इस बिहार में अब एक नई धारा की शुरुआत करने की मुहिम चलेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681